नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपकी चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। मैं हर्ष तिवारी आज का स्वागत करता हूं आज 3 मार्च की बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही शानदार मोटिवेशन स्पीक है जो मैं लेके आया हूं। वो ये है कि आपकी जो जिंदगी है ये या वास्तव में एक आइसबर्ग की तरह है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी जिंदगी का जो वास्तविक रूप है वो देख पाते हैं। ये नहीं देख पाते कि आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है, कितने फोकस है, कितने गोल के लिए प्रति डेडिकेटेड है, आपने कितने फेलियर्स को गिना है, कितने मैसिव एक्शंस रहे आपके, क्या सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं। तो मैं यही कहता हूं मेरे साथियों कि जिंदगी में लोग वो नहीं देख पाते जो आपने यहाँ पे उनके लिए किया है। तो उनको देखने का जो नजरिया वो छोटा सा है। तो बीइंग एज पर्सिस्टेंस एज द आइसबर्ग। और शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला है। ये इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? Who among the following became the first cricketer in the world to get 100 million followers on the Instagram? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि आपको सबके सब साथियों को इसका आंसर पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस है विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या हरभजन सिंह। एंड द राइट आंसर इज मेरे साथियों विराट कोहली। यस, आवर कैप्टन विराट कोहली। So Virat Kohli is finally in the team, or you will say in the member of the 100 million followers on the Instagram. तो अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पे और भी स्पोर्ट्स के हमारे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके 260 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे द रॉक, डेन रॉक जॉनसन 220 मिलियंस, लियोनेल मेसी 186 मिलियंस, नेमार 147 एंड फाइनली कैप्टन कूल, कैप्टन नॉट कूल एक्चुअली, यहाँ पे विराट कोहली जो 100 मिलियन के साथ अभी एंटर कर गए हैं। देखिए इंडिया के अंदर ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम के अंदर। तो सबको पीछे छोड़ दिया है यहाँ पे कैप्टन कोहली ने, और यहाँ पे 100 मिलियन को क्रॉस कर गए हैं। प्रियंका चोपड़ा, यस चोपड़ास। तो यहाँ पे इनके जो फॉलोअर्स हैं वो है 60 मिलियंस के आसपास। देन श्रद्धा कपूर है, दीपिका पादुकोण है, नेहा कक्कड़ है, और नॉट द लास्ट हमारे बहुत ही चहीते कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। इनके भी है 51.2 मिलियंस ऑन इंस्टाग्राम। आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 फॉलोइंग है। ये बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इनके बारे में। चलिए अगर मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम के बारे में, तो इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को, एंड राइट नाउ इट्स ओन बाय द फेसबुक। इसके डेवलपर थे यहाँ पे केन सिस्ट्रॉन एंड माइक क्रेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, आपने स्क्रीन पर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों। कि विश्व वन्यजीव दिवस, When is the World Wildlife Day is celebrated? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शंस दिए हैं 3 मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च या फिर 1 मार्च। द राइट आंसर इज 3 मार्च। यस, अगर मैं बात करूं मेरे साथियों तो ऑन 20 दिसंबर 2013 यहाँ पे 68 सेशन होता है यूएनजीपी का, या कि यूएनजीए का, या कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि 3 मार्च को हम ऐसा मनाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस साल की हम जब बात करते हैं इन द ईयर 2021, तो इस साल इनकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल्स एंड द प्लैनेट्स। अगर हम बात करते देखिए तो विश्व के अंदर जितने भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम चल रहे हैं उन सबको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और भारत के अंदर भी बहुत सारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बहुत सारे वन्यजीवों को संरक्षित किया गया है। यस, प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी का पार्ट रहा है मेरे साथियों। इसकी थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तीनों साल की जो थीम है इनको प्लीज याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर्स में देखे थे, उन्होंने एक साल पहले तक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो भी पूछे गए हैं। तो 2021 में इन द ईयर 2021 जो थीम है वो है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। 2020 में थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, और 2019 में इसकी थीम थी मेरे साथियों लाइफ बिलो वाटर फॉर प्लैनेट एंड प्लैनेट, फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यस, तो ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है मेरे साथियों कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कितनी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे महिलाओं को इक्वल राइट्स देती है। ऑप्शन दी है मेरे साथियों 5 देश, 7 देश, 10 देश या फिर 18 देश। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही आंसर मेरे साथियों पे 10 देश। यस, तो यहाँ पे ओनली 10 कंट्रीज हैव द फुल इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, और ये इंडेक्स लाया गया था पे वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के द्वारा, जिसे पब्लिश किया है पे वर्ल्ड बैंक ने।
इसके अकॉर्डिंगली बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लताविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आयरलैंड, दीज आर द 10 कंट्रीज जो यहाँ पे वुमेन्स को 100% राइट प्रोवाइड कराती हैं। वेदर वी टॉक अबाउट द जर्मनी, स्पेन, यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, मलेशिया, कुवैत, ये ऐसी कंट्रीज है जिनको पूरा फॉलोअप नहीं कर रही है। इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो इंडिया ठीक ठाक पोजीशन पे है विद 70.4% ऑफ टोटल वेटेज। 184 कंट्रीज में से सोचिए कितना बड़ा मुद्दा ही है। आउट ऑफ 184 कंट्रीज देयर आर ओनली 10 कंट्रीज जो यहाँ पे वुमेन्स को टोटल राइट्स दे रही है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया की जो रैंकिंग है पिछली साल से काफी सुधर गई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इस साल एक लॉ पास किया था जिसमें ये कहा गया था कि वहां की जो वुमेन्स हैं अब उन्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू गो आउटसाइड। ठीक है, ये परमिशन की बात चल रही थी और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर जो चीजें काफी सुधर गई हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है मेरे साथी वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट है पे डेविस मालपास या डेविस मालपास, जो भी आप कहना चाहें। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसके फाउंडर है पे जॉन मैनार्ड केन्स और यहाँ पे हैरी ड्रेक्सटर व्हाइट। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाए तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछेंगे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश की जाती हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेगा? यस, याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडियन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स एंड द लास्ट द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स। ये सारे के सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। In which country has the largest granite temple on the lines of the Tanjavur has been prepared recently? यहां पर किस देश में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया है? आपके ऑप्शंस है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका, और इसका सही आंसर मेरे साथियों पे ऑस्ट्रेलिया। यस, देखिए, हम जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में यहाँ पे श्री वक्रतुंड विनयनगर मंदिर को स्थापित किया गया, जो सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर भी है। यस, द ओनली टेम्पल इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ आउटसाइड इंडिया व्हिच इज मेड ऑफ द ग्रेनाइट स्टोन। और मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि जब यहाँ पे तमिलियंस की हम बात करते हैं तो तमिलियंस की जब यहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशंस बनी थी तो तमिलियंस के द्वारा ही इसे स्टैब्लिश किया गया और यहाँ पे बहुत सारे तमिलियंस ने मिलकर यहाँ पे फंडिंग की है इस मंदिर को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं वर्तमान में आजकल, जिनका नाम है स्कॉट मैरिसन। यहाँ पे कैपिटल है कैनबेरा और इसकी जो करेंसी है वो मेरे साथियों ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको बता दूं, ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बनने वाला मंदिर है वो किसके आधार पे बनाया गया है, तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, चोला साम्राज्य, और यहाँ पे चोला के बहुत फेमस मंदिर हैं और उन्हीं फेमस मंदिर में है हमारा तंजावुर का मंदिर। आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे कि किस तरह से सदर्न इंडिया के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर है जिसे बोलते हैं चोला एम्पायर्स। और यहाँ पे चोला एम्पायर्स की हम जब बात करेंगे तो बहुत सारे शहर भी है जो चोलास के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें तंजावुर भी है, यहाँ पे देखिए चोलापुरम भी है, यहाँ पे कांचीपुरम भी है। ये फेमस शहर रहे हैं हमारे देखिए चोला एम्पायर्स के अंदर। अगर बात की जाए तो चोला एम्पायर्स में यहाँ पे 3 मंदिर जो सबसे ज्यादा फेमस है मेरे साथियों वह है बृहदीश्वर मंदिर जो पड़ता है तंजावुर में, फिर है बृहदीश्वर मंदिर और एक है एरावतेश्वर मंदिर जो पड़ता है दरसुराम में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन मंदिर को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यस, एंड दे आर इंस्क्राइब्ड इन द ईयर 1987। तो ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तंजावुर के मंदिर को क्या यूनेस्को में शामिल किया गया है? यस, दे आर इंस्क्राइब्ड इन द ईयर 1987। अगर मैं बात करूं कि तंजावुर के अंदर बनने वाले जो मंदिर है वो किस शैली पर बनाए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो बनने वाले मंदिर होते हैं वो बनते हैं नागर शैली पर।
इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो बनने वाले मुख्य मंदिर हैं, जिसमें तंजावुर भी है, कांचीपुरम भी है, और हमारे सदर्न इंडियंस के अंदर मिलने वाले मैक्सिमम जितने मंदिर हैं, जिसमें पद्म स्वामी मंदिर भी है, तिरुपति बालाजी भी है, ये सब मंदिर हैं, ये सब के सब बनाए गए हैं मेरे साथियों द्रविड़ शैली पर। और यहाँ पर एक मिक्स शैली भी है जिसे बोलते हैं बेसर। देखिए आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खजुराहो, और खजुराहो इज फेमस फॉर द टेम्पल्स। तो वहां पर जो शैली है उसे बोलते हैं पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। और ये पंचायतन शैली इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ नागर एंड द द्रविड़ शैली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एमपी में देखने को मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे तंजावुर के अंदर किस शैली का यूज किया गया है, तो आंसर है द्रविड़ शैली का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन द ओवर द चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार इनमें से किसके द्वारा संभाला गया है? ऑप्शन है अनिल त्यागी जी, राहुल सचदेवा जी, जयदीप भटनागर या फिर कमल झा। एंड द राइट आंसर इज जयदीप भटनागर जी, जिनकी फोटो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, तो जयदीप भटनागर को बनाया गया है पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मुख्य यहाँ पे महानिदेशक। ये स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। और इसका काम होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी प्रेस रिलीज की जाती है उन सब पे नियंत्रण करना, और यहाँ पे क्या सरकार के द्वारा कहा जा रहा है उसको किस प्रकार से छापना है, किस प्रकार से नहीं छापना है, ये सारी की सारी रेगुलेशंस किए जा रहे हैं पीआईबी के द्वारा। इनसे पहले यानी कि जयदीप भटनागर जी से पहले इनके महानिदेशक थे कुलदीप सिंह धतवालिया जी। ये नाम याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इज मर्ज इनटू। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का जो विलय है वो किसमें हुआ है? ऑप्शन दिया आपके सामने, संसद टीवी, संविधान टीवी, दूरदर्शी टीवी या सौभाग्य टीवी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर तो देखते ही बोल दिया होगा। यस, द आंसर इज संसद टीवी। चलिए, देखिए जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का मर्जर हुआ है और उसका नाम कर दिया गया है संसद टीवी। और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है रवि कपूर जी, 1986 के असम कैडर के अधिकारी रहे, और इन्हें ही संसद टीवी की जिम्मेदारी बनाई गई है, सीईओ ऑफ द संसद टीवी। अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है मेरे साथियों, ये दो संदों से मिलकर बनी है। एक है लोकसभा जिसे बोलते हैं द लोअर हाउस, एक है राज्यसभा जिसे बोलते हैं द अपर हाउस। और यहाँ पे प्रेसिडेंट को मिलाकर ही हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट बनता है। तो पार्लियामेंट, लोकसभा, हम जब बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए, अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा टीवी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2006 एंड इज डेडिकेटेड टू कवर द प्रोसीडिंग ऑफ द लोअर हाउस। तो हमारे लोकसभा के अंदर चलने वाली जितनी भी कार्यवाही थी, जितनी भी यहाँ पे वाद विवाद थे, उन सबका यहाँ पे डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा था लोकसभा टीवी से। वहीं पर जब बात करते हैं राज्यसभा टीवी की, तो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2011 एंड कवर्स लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और इन दोनों को मर्ज करके अब कर दिया गया फिर संसद टीवी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन दिए यहाँ पे 3 मार्च को, 2 मार्च को, 4 मार्च को या फिर 1 मार्च को। तो राइट आंसर इज मेरे साथियों यहाँ पे 4 मार्च को। देखिए, 4 मार्च इज रिकमेंडेड एज द नेशनल सिक्योरिटी डे। ये भारतीय के राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है टू प्रेज द वर्क ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, पुलिस भी है, सीआईएसएफ भी है, सबके सब शामिल है। एंड we actually confirm that the citizen of the India can sleep peacefully without fretting over the protection of the countries। अगर हम बात करें कि why 4th मार्च, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डे यहाँ पे इसलिए मनाया जा रहा है मेरे साथियों क्योंकि इस दिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी। आपको बता दो कि इसे स्टैब्लिश किया गया है 1998 में। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, टू मेंटेन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द इंडिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि प्रधानमंत्री, यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनॉग्रेटेड व्हाट? यहाँ पे मैरीटाइम समिट जो 2021 में होने वाला है,
तो सर कौन सा संस्करण यहाँ पे उन्होंने इसको यहाँ पे उद्घाटित किया है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फिर चौथा है। द राइट आंसर इज मेरे साथ यहाँ पे दूसरा संस्करण, द सेकंड वन। चलिए, तो यहाँ पर 2 मार्च से लेके 4 मार्च तक यहाँ पे जो समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे समुद्री अर्थव्यवस्था के साथ साथ बंदरगाहों के विकास के लिए, हमारी जो सी पोर्ट्स उनके विकास के लिए यहाँ पे मैरीटाइम समिट किया गया मेरे साथियों। देखिए, इंडिया की ये जो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ी सी बाउंड्री है, जिसमें लगभग 7,516.6 किलोमीटर की बाउंड्री जो शेयर करता है इंडिया। अगर बात करते हैं मुख्य सीमा की, when we talk about the main boundaries, तो लगभग 6100 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसमें 13 बड़े पोर्ट्स हैं और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं। तो इंडिया स्टैचुरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है हमारी बाउंड्रीज को लेके। तो यहाँ पे इंडिया के सी पोर्ट्स को बढ़ाया जाए, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 3.3 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इस समिट में आ सकता है। तो बहुत ही हैवी समिट है इंडिया की कोस्ट लाइन को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में सी पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ में बहुत सारी परियोजना है जो केंद्रीय स्तर पे भी यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी इंडिया के पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। चलिए, तो ये था हमारा पूरा का सेशन आज आपके लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं मेरे सारे के सारे साथी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपका क्वेश्चन ये है कि इसरो ने हाल ही में किस महासागर में डीआरडीओ की सहायता से एक उपग्रह को विकसित किया है जिसका नाम है सिंधु नेत्र, और ये कहां पे प्रक्षेपित किया गया है? इन विच ओशन रीजन इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन सैटेलाइट इंडसआई व्हिच वाज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे साथी इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो प्लीज यहाँ पे बने रहिए और इसी तरह से लगातार करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। मैं हरीश तिवारी आपको बड़े बड़े करंट इसी प्रकार से पढ़ाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट क्लास में। सी ऑल बाय, टेक केयर, बाय बाय।